तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसने 90 के दशक में सिर्फ एक फोटोशूट से ऐसी सनसनी मचाई कि लोग उसका नाम का टैटू बनवाने लगे थे। हाथ लगा गोरे तन को, कुछ कुछ होता है। एक ऐसी हीरोइन जो सिर्फ 2-3 फिल्मों से बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। हम बात कर रहे हैं मुझको राणा जी माफ करना जैसे गानों से रातों रात स्टार बनने वाली हीरोइन ममता कुलकर्णी की। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कैसे उसने सिर्फ एक टॉपलेस फोटो से इतना हड़कंप मचाया कि सरकार को उस पर जुर्माना लगाना पड़ा था। क्यों उसे अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पर फिल्मों में काम देने से कोई मना नहीं कर पाता था। कैसे उसके खुद के डायरेक्टर ने उसका इस्तेमाल किया। क्यों अचानक से वो बॉलीवुड छोड़कर देश की सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई। और क्यों 16 साल तक वो एक साध्वी का जीवन जीने को मजबूर रही। मैं प्रचंड चंडिके के आद्य स्वरूप हूँ। मैंने 23 साल की तपस्या की। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुकुंद कुलकर्णी जो एक पुलिस ऑफिसर थे और मां का नाम था मीरा कुलकर्णी। ममता की पढ़ाई लिखाई बम्बई से ही हुई। बचपन से ही वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थीं और कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थीं। मेरे माता पिता है महाकाली। लेकिन ममता की मां चाहती थी कि वह एक हीरोइन बने, इसलिए अपनी मां के कहने पर ममता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। लेकिन शुरू में उन्हें कई फिल्मों के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए उन्होंने साउथ का रुख कर लिया। ममता कुलकर्णी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1991 में आई तमिल फिल्म नन्बर्गल से की थी। ममता की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग उनके नाम के टैटू तक बनवाने लगे थे और तमिल इंडस्ट्री में ममता का खूब क्रेज बढ़ गया था। इसके बाद वो फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में नजर आई, जिसमें पहली बार उनकी खूबसूरती को दिखाया गया था। इस फिल्म ने भी उन्हें अच्छी खासी पहचान दिलाई। इसके बाद ममता ने बॉलीवुड का रुख किया और राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। फिल्म का नाम था तिरंगा और तिरंगा से ही ममता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो अलग बात है कि फिल्म में ममता ना के बराबर दिखाई दी, क्योंकि जहां राजकुमार हों वहां और कोई क्या ही दिखेगा। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इस फिल्म से ममता को थोड़ी बहुत पहचान जरूर मिली थी, लेकिन 1993 में ही उनकी पहली लीड हीरोइन वाली फिल्म आई जिसका नाम था आशिक आवारा, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान ने काम किया। यह फिल्म पहले इन दोनों की डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन इसे रिलीज होने में काफी समय लग गया। इस फिल्म में सैफ अली खान को देखकर ऐसे लगता है कि बॉलीवुड को अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। आज अभी इसी वक्त मुझको पता चला है। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और ममता बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब हो गईं। इसके बाद उनकी और भी कई बड़ी फिल्में आईं और ममता के काम को इतना पसंद किया गया कि उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। तू वो तू है, ये दिल बेकाबू हो गया। और केवल 1993 में ही वो एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें भूकंप, जिसमें उन्होंने राहुल रॉय के साथ काम किया। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। फिर सिर्फ उसका हाथ क्यों, पूरी कविता कोई ले जाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वक्त हमारा है में वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ नजर आईं। तुमको देखा और हो गई दुनिया से
लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ ही उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था अशांत। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर शांत पड़ गई। नहीं नहीं अभी नहीं पिया। तू समझा? और इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी हताश होने लगी। उन्हें पहचान जरूर मिल रही थी, लेकिन ममता का इतनी पॉपुलैरिटी से मन नहीं भर रहा था। उन्हें और भी ज्यादा फेमस होना था। उन्हें जिस सनसनी भरी सफलता की चाह थी वह उन्हें नहीं मिल रही थी। इसलिए 1993 में उन्होंने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। एक चादर दो सोने वाले। स्टारडस्ट मैगजीन ने एक फोटोशूट के लिए कई हीरोइनों को सिलेक्ट किया था, लेकिन सभी ने इस फोटोशूट से मना कर दिया क्योंकि इसमें एक टॉपलेस फोटो खिंचवाना था। इसके बाद ममता से बात की गई। ममता कुलकर्णी को बस सुर्खियां बटोरनी थी, इसलिए उन्होंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दिया। और उन्होंने मैगजीन के लिए एक ऐसा फोटो शूट करवाया कि उसने सच में तहलका मचा दिया। जब ये फोटो मैगजीन पर छपी तो रातों रात ममता वायरल हो गई और लोगों के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पहुंच गई। हर कोई ममता का दीवाना हो गया था और हर नौजवान उन्हें देखकर कहने लगा था, ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन जितना ममता को इस फोटोशूट से फायदा हुआ उतना ही नुकसान भी हुआ। लोगों ने ममता के विरोध में मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लगने लगे। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि देश के अलग अलग स्थानों पर ममता पर कई केस दर्ज हुए और सरकार ने ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन इन सब विवादों के चलते ममता ने खूब सुर्खियां भी बटोरी और हर कोई ममता को जानने लगा था, जिसके बाद फिल्मों में उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई और बड़े बड़े डायरेक्टर ममता के पीछे पड़ गए थे। वो इतनी चर्चित हो गई थी कि हर कोई उन्हें लेकर अपनी फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन इस कांड का उनकी इमेज पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था और लोगों ने ममता को नापसंद करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल की कुछ फिल्में ममता की बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। और इसके बाद 1994 में भी वो कुछ फिल्मों में नजर आईं, जिनमें अनोखा प्रेम युद्ध, बेताज बादशाह, गैंगस्टर, दिलबर और बादे इरादे जैसी फिल्में शामिल रहीं। पहला खतरा तेरे होठ लाल लाल लाल, दूसरा खतरा तेरे गोरे काल काल। और ममता का कैरियर शुरू होने से पहले ही ढलान पर आ गया। लेकिन धीरे धीरे लोग ममता की कंट्रोवर्सी को भूलने लगे और इसके बाद ममता क्रांतिवीर में नजर आईं। फिल्म में वो सेकंड हीरोइन के किरदार में नजर आई थीं, लेकिन इस फिल्म का पूरा क्रेडिट नाना पाटेकर ही ले गए। ममता को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और इसके बाद आया सन 1995। भंगड़ा पाले आजा आजा। और ममता कुलकर्णी सलमान खान और शाहरुख खान के साथ 1995 में आई सबसे बेहतरीन फिल्म करण अर्जुन में दिखाई दी। इस फिल्म में ममता ने सलमान खान के साथ काम किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। और इसके गाने इतने बड़े हिट हुए जिनमें ओह गॉड, एक बार दिला दे। वो अलग बात है कि राणा जी ने उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन इस फिल्म के बाद एक बार फिर से ममता लोगों के दिलों की धड़कन बन गईं और हर कोई ममता का दीवाना हो गया था। इसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। करण अर्जुन के बाद वो एक और बड़ी फिल्म में नजर आईं जिसका नाम था आंदोलन। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त और गोविंदा के साथ काम किया और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। फिल्म में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जची और फिल्म के कुछ गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में भी शामिल हो गए। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे। और ममता भी सफलता की चढ़ाई चढ़ती चली गईं। इसके बाद आमिर खान के साथ उनकी फिल्म आई बाजी। धीरे धीरे आप मेरे
और यह फिल्म भी कमाल की रही। फिल्म में ममता का बोल्ड अवतार भी दिखाया गया। कुछ सीन तो ऐसे रहे कि अच्छे खासे सख्त लौंडे को भी पिघलने पर मजबूर कर दें। बात तो सही है। यह फिल्म भी हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद 2001 में संजय कपूर छुपा रुस्तम बने। मूवी में पहली बार संजय कपूर ने डबल रोल निभाया था और एक तरफ जहां ममता कुलकर्णी उनसे ये कह रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा कोइराला भी उनसे ये कह रही थीं। दिल मत देना मेरी सौगन को। फिल्म के कुछ गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। ये चांद कोई दीवाना है। इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ उनकी खिलाड़ी सीरीज का भी हिस्सा बनी। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में वो नजर आई और अब ममता का क्रेज ऐसा बन चुका था कि ममता सिर्फ अपने सेक्सी अवतार और बोल्ड सीन के लिए ही जाने जाने लगी थी। अब हर फिल्म में ममता को सिर्फ सेक्सी और बोल्ड दिखाया जाने लगा था। इस फिल्म में भी ममता के कई ऐसे सीन थे जो 90 के दशक के हिसाब से काफी बोल्ड माने जाते थे, जिन्हें देखकर हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी, क्या माल है यार। इसके बाद किस्मत में वो गोविंदा के साथ नजर आईं। महबूब सनम तुझे मेरी कसम ना हाथ लगा गोरे तन को। और इसमें भी उनकी बोल्डनेस को ही फिल्म का आधार बनाया गया। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। और फिर आई गोविंदा के साथ उनकी वह फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसने जनता का खूब दिल जीता। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। फिल्म का नाम था नसीब और इसमें गोविंदा का काम देखते ही बनता था। मुझे तुम याद आते हो। फिल्म का सब कुछ हिट था। फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ। इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद भी फिल्म नहीं चली और यह बुरी तरह से फ्लॉप हुई और गोविंदा गाने लगे। शिकवा नहीं किसी से गिला। इस समय तक ममता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी थीं और तभी एक फिल्म आई चाइना गेट। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, जिसने बॉलीवुड के सभी बुड्ढों को लेकर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म में मेन हीरोइन ममता कुलकर्णी थी, लेकिन किसी बात को लेकर ममता की डायरेक्टर से बहस हो गई और डायरेक्टर ने ममता को फिल्म से बाहर कर दिया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया गली में तो। लेकिन ममता ने सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन के खास छोटा राजन से राजकुमार को धमकी दिलवाई और पहली बार बॉलीवुड को यह पता चला कि ममता कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी के बाद बेचारे राजकुमार की तबीयत बिगड़ गई और जान बचाने के लिए उसे ममता को दोबारा फिल्म में लेना पड़ा। लेकिन डायरेक्टर ने भी इसका बदला तरीके से लिया। उसने पूरी फिल्म में ममता को ऐसे दिखाया कि वह हीरोइन कम और एक साइड एक्ट्रेस ज्यादा लगी। साथ ही इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग जिसमें उर्मिला मानतोड़ कर नजर आई थी, यह इतना बड़ा हिट हुआ कि उर्मिला पूरी फिल्म पर भारी पड़ गई और लोगों ने फिल्म की हीरोइन ममता से ज्यादा आइटम सॉन्ग के लिए उर्मिला की तारीफ की। ममता को इससे बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजकुमार संतोषी को जानबूझकर उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बयान दिया कि राजकुमार उनके साथ फिजिकल होना चाहते थे और उनका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार को मना कर दिया तो राजकुमार संतोषी ने जानबूझकर उनके रोल को छोटा किया और बेअसर बनाया। लेकिन डायरेक्टर ने उल्टा ममता को ही गलत साबित कर दिया और ममता की इमेज खराब हो गई। अब हर कोई ये जान चुका था कि ममता का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए लोग उनसे किनारा करने लगे और उन्हें काम मिलना कम हो गया। तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। इसके
इसके बाद ममता कुलकर्णी को इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम मिला, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्म में उन्हें काम नहीं दे रहा था। हार कर उन्होंने बांग्लादेश में फिल्मों में काम करना शुरू किया और भी कई भाषाओं की फिल्मों में वो काम करने लगी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली और धीरे धीरे ममता एक्टिंग से दूर होने लगी। तेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा है। ममता कुलकर्णी की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी कभी तुम कभी हम, और जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो वह दुबई में पार्टियों में डांस शो करने लगी। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। ये वो समय था जब बॉलीवुड की नामी हीरोइन डॉन की पार्टियों में आइटम सॉन्ग किया करती थीं, जिसके लिए उन्हें करोड़ों के हिसाब से पैसे मिलते थे। धीरे धीरे ममता भी इसका हिस्सा बन गईं और दुबई की पार्टियों में डांस करने लगीं। यही काम करते हुए ममता की पहचान विक्की गोस्वामी से हुई, जो वैसे तो एक बिजनेसमैन था लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। असल में वो एक ड्रग डीलर था। ममता की उससे जान पहचान बढ़ गई और ममता ने उससे कहा कि अरे तुम अकेले ये काम क्यों कर रहे हो, चलो मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वैसे भी पार्टियों में नाच नाच कर मैं थक चुकी हूँ। इसके बाद ममता विक्की के साथ मिलकर ड्रग्स का व्यापार करने लगी। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तभी एक दिन दुबई में रेड पड़ी और ड्रग्स केस के मामले में विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्की जेल चला गया और ममता उसके बाद उसके पूरे कारोबार को संभालने लगी। धीरे धीरे ममता इतनी बड़ी हस्ती बन गई कि दुबई में 2 नंबर के धंधे में उसने खूब नाम कमा लिया और कई बड़े लोगों के साथ अपनी जान पहचान बना ली। और अपने अकेले की दम पर उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी उसने विक्की को केवल 4 से 5 साल में ही बाहर निकलवा लिया। इसका मतलब है और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। खबरें यह भी आईं कि 2013 में ममता और विक्की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शादी कर ली। दोनों कई साल तक एक साथ रहे। ममता हिंदू से मुसलमान बन चुकी थीं। इसके बाद एक बार फिर दोनों अपने ड्रग्स के कारोबार को पूरे जोर शोर से चलाने लगे। 2002 से ममता लगभग 2014 तक बॉलीवुड के साथ साथ लोगों की नज़रों से भी दूर रहीं। किसी को भी उसकी खबर नहीं थी और लोग लगभग ममता को भूल चुके थे। रेत के घर बनाने से क्या फायदा, एक लहर आएगी। लेकिन 2014 में बंबई में लगभग 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का पर्दा पुलिस ने फाश किया और इस केस में ममता और विक्की का नाम भी सामने आया और तब बॉलीवुड में एक बार फिर से ममता का नाम चर्चा में आ गया। लोगों ने पहली बार ममता को लगभग 14 साल के बाद देखा था, लेकिन यहाँ भी ममता एक और विवाद में फंस गई। ममता बुर्के में कोर्ट पहुंची थीं, जिससे मुस्लिम समुदाय उन पर भड़क गया। उनका कहना था कि ममता ने उनके पहनावे को बदनाम किया है और बाद में उन्हें कई लोगों ने जान से मारने की धमकियां भी दी। हाँ जी हाँ, माफ करना। इस केस में भी ममता को दोषी पाया गया और उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। बंबई में उनके 2 फ्लैट भी सील कर दिए गए थे। इस समय पर वो केन्या में रहती थीं और यहीं उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं और एक बार फिर ममता लोगों की आंखों से दूर हो गई और सालों तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन फिर अचानक एक दिन ममता कुलकर्णी कैमरे के सामने आई। तो वो सत्य थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनके पहनावे और वेशभूषा को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वह पूरी तरह से एक साध्वी के भेष में थीं और बहुत ज्यादा बदल चुकी थीं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जिसने उनकी पूरी की पूरी कहानी को ही बदल दिया। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ड्रग्स, डॉन और विक्की, उन्होंने सभी बातों को झूठ बता दिया। उन्होंने कहा और मैंने 23 साल की तपस्या की और आध्यात्मिक जीवन जी रही थी। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और एक साध्वी बनने की कहानी बताई। I have attended myself. I'm a self-realized woman at this moment you're talking to. नहीं, शादी का सवाल ही कहाँ उठता है। मैंने अभी तक शादी नहीं की विकी से। Do you know how much pure you become from inside? You don't want a man to touch you, and there's nothing like sex. आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है। और लोग हैरान रह गए। इस तरह एक समय पर बॉलीवुड की सबसे सेक्सी और बोल्ड हीरोइन रही ममता ने एक साध्वी बनकर अपने जीवन की कहानी को सीमित कर दिया। और मैं जब बॉलीवुड की सेलिब्रिटी थी, मुझे 50
खत मुझे पाकिस्तान से आते थे, मेरे काफी फैंस हैं। इस तरह उसने एक साध्वी बनकर अपना परिचय दिया और उसने बताया कि वो सालों से यही जीवन जी रही है और आगे भी यही जीवन जीने वाली है, और लोगों ने उसकी कहानी को भी यहीं तक सच मान लिया। तो यह थी ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइन से लेकर एक साध्वी बनने तक की कहानी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती